रात को इसहाक तुर्क ने नाइट के साथ सुल्तान अय्यूबी के मुतवक्को हमले और बैरूत के मुहासरे पर तबादला ख्याल और खुशी का इजहार किया। उसे अपनी ख्वाहिश की तकमील का मौका मिल जाएगा। उसने कुछ और ज़रूरी बातें मालूम कर लीं। उसके सामने अब ये मसला था कि वहाँ से निकले और काहिरा पहुँचे। वो आसानी से फरार हो सकता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि गायब हो जाने से नाइट को शक हो जाएगा कि ये जासूस था जो सब कुछ देख कर चला गया। लिहाजा वो अपनी स्कीम में रद्द-बदल कर लेंगे। वो नाइट को बताकर जाने की सोचने लगा। उसे एक बहाना मिल गया, जो ये था कि वो अपने घर के तमाम अफराद को मुसलमान इलाकों में छोड़ आया है। अब चूंकि उसका ठिकाना बन गया है, इसलिए वो उन्हें वहां से निकालना चाहता है, वरना मुसलमान उन्हें परेशान करेंगे। ये बहाना पेश करके उसने नाइट से कहा, एक आध महीने बाद हम जंग में उलझ जाएंगे, फिर न जाने कब फुर्सत मिले। इन्हें अभी ले आओ तो बेहतर है। ये भी मुमकिन है कि मैं जंग में मारा जाऊं। मरने से पहले मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता हूं, ताकि मेरे बाद मेरी बहनें मुसलमानों के हाथों खराब न होती फिरें। बहाना मकबूल था। नाइट ने उसे जो घोड़ा दे रखा था वही उसके पास रहने दिया और कहा, अभी रवाना हो जाओ और जिस कदर जल्दी आ सको वापस आओ। इसहाक तुर्क इस स्लीपी नाइट से ज्यादा जल्दी में था। उसे बहुत जल्दी काहिरा पहुंचना था, लेकिन उससे पहले हलब और मूसल जाना जरूरी था, क्योंकि उसके कानों में वहां के हुक्मरानों और उमरा के मुतल्लिक कुछ बातें पड़ी थीं। उसे ये पता नहीं चल सका था कि सुल्तान अय्यूबी जब उन इलाकों में फौज लाएगा तो मूसल के हुक्मरानों और सलारों का रवैया क्या होगा। उसे मालूम था कि हलब में उसके साथी जासूस कौन कौन हैं और वो कहाँ मिल सकते हैं, मगर नाइट की जबान से उसने सुना था कि इज्जुद्दीन मूसल और अमादुद्दीन हलब चला गया है। उसका मतलब ये हो सकता है कि रजिया खातून भी मूसल होंगी, और अगर वो मूसल में हैं तो उसकी खात्मा भी साथ होगी। महल के अंदर की दुनिया से राब्ता उस खात्मा के जरिए ही मुमकिन था। बहरहाल उस वक्त के हालात और हालात की खबर देने वाले खुफिया साथियों का कुछ पता न था, सवाए दो के जो मूसल में थे। वो उसी रात रवाना हो गया। घोड़ा अच्छा था, इसहाक माहर सवार था। महीनों की मुसाफत दिनों में तय करने का उसे तजर्बा था। वो फासला तय करता और खुदा से यही दुआएं मांगता जा रहा था कि उसके काहिरा पहुंचने से पहले सुल्तान अय्यूबी कूच न कर चुका हो। घोड़ा दौड़ से थक गया तो इसहाक ने उसे रोका नहीं। घोड़ा अपनी सहूलत की चाल आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। इसहाक ने आगे झुककर पेट जीन के साथ लगाया और चलते घोड़े पर सो गया। शहर की तारीकी में उसकी आंखें खुलीं। उसने घबरा कर आसमान की तरफ देखा। उसकी रहनुमाई करने वाला सितारा चमक रहा था। घोड़ा सही सिमत जा रहा था। सुबह की रोशनी में एक जगह घोड़े को पानी पिलाया और कुछ खिलाकर उसने खुद भी जरा आराम किया। घोड़े को भी आराम दिया और चल पड़ा। ये दिन भी गुजर गया। रात आई और गुजर गई। सलीबी नाइट के दिए हुए अरबी घोड़े ने इसहाक का खूब साथ दिया। सूरज गरूब होने में अभी बहुत देर थी जब उसे मूसल के मीनारों के कुल्स नजर आने लगे। इसहाक तुर्क उस शहर से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे अपने दो साथी जासूसों के ठिकाने का इल्म भी था। उसे मालूम नहीं था कि वो उसे कुछ बता सकेंगे या हलब का रास्ता दिखा देंगे। इज्जुद्दीन को इत्मीनान हो गया कि रजिया खातून उसकी ज़ौजियत में खुश है और अब वो उसके कामों के मुतल्लिक कोई बात नहीं करती, ना कुछ पूछती है। रजिया खातून ने उससे ये भी नहीं पूछा था कि उसने अमादुद्दीन के साथ अमारतों का तबादला क्यों कराया है। रजिया खातून ने जिस मकसद के लिए इज्जुद्दीन के साथ शादी की थी वो तो पूरा ना हो सका, ताहम वो इस पहलू को देखकर मुतमईन हो गई कि वो इस पुरस्कार दुनिया के अंदर आ गई है, और सुल्तान अय्यूबी ने जहां जासूसी का जो जाल बिछा रखा है उसे वो मजीद मजबूत और कारआमद बना रही है। शम्सुन्निसा को उसने तरबियत दे ली थी और उसकी ये बेटी लड़कपन के खिलंडरे
جذبات سے نکل کر مجاہدہ بن گئی تھی، اس لڑکی نے عز الدین کے ذاتی محافظ عامر بن عثمان کو مخبر اور جاسوس بنا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی کہ اسے ایسی چالاک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا جو عامر کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین سکتی تھی۔ عامر بن عثمان نے انوشی کے سینے سے جتنے راز نکالے تھے وہ شمس النساء کے ذریعے رضیہ خاتون تک پہنچا دیے تھے۔ یہ نہایت اہم راز تھے جو قاہرہ تک پہنچانے تھے۔ حلب سے سلطان ایوبی کے جو جاسوس آئے تھے ان کے کماندار سے پوچھا گیا تھا کہ قاہرہ جانے والا کوئی آدمی تیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ اسحاق ترک بیروت سے آ جائے گا، وہاں کی جب تک خبر نہیں ملے گی قاہرہ کے لیے اطلاع نامکمل رہے گی۔ علی بن سفیان سے سلطان ایوبی بار بار کہہ رہا تھا کہ صلیبیوں کے آئندہ اقدامات کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ انوشی نے عامر بن عثمان کو جو باتیں بتائی تھیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ عز الدین اور اس کے خصوصی مشیروں پر اتنی غالب آئی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں انتہائی نازک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی۔ وہ تو اپنا فرض ادا کر رہی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس عامر کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ عامر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی دلچسپی کی خاطر ایسی باتیں پوچھ رہا